वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये क्लास 12th के लिए है। इसके कवि स्टेफन स्पेंडर हैं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, और इन्होंने इस पोएम में बताया है कि किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाते, अच्छी सुविधाएं नहीं पाते, और वो आगे जाकर समाज का अभिन्न अंग नहीं बन पाते, वो अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। अब हम पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। फार का मतलब होता है दूर, और गस्टी मीन होता है झोंकेदार, और वेव्स मीन होता है लहरें। तो इसमें बताता है पहली लाइन में कि जो इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो गस्टी वेव्स से बहुत बहुत दूर है। गस्टी वेव्स का हम यहाँ तात्पर्य लगाएंगे कि प्रसन्नता या खुशी, अर्थात कवि कहना चाहता है कि ये बच्चे जो इस स्लम वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये इन बच्चों को खुशियाँ दूर दूर तक नहीं मिल पाती हैं, ये खुशियों से काफ़ी दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स खरपतवार होता है, रूट जड़ होती है, रूटलेस का मतलब है बिना जड़ के। जिस प्रकार से खरपतवार को मुख्य फसल में से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और वह उसके बाद उसकी कोई केयर नहीं की जाती है, पीला पड़ जाता है, इसी तरह कवि को लगता है कि जो ये गरीब बच्चे हैं, अमीर लोग इनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। जिस प्रकार से खरपतवार को केयर नहीं किया जाता, इसी तरह से इन लोगों की, इन बच्चों की भी कोई केयर नहीं हो रही है, और इनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। और इनके जो बाल हैं वो इनके मुखमंडल पर फैले हुए हैं, अर्थात इन बच्चों ने अपने बाल कंघी नहीं किए हुए हैं, उलझे हुए बाल हैं, और जो इनका पीला चेहरा है, पैलर मीन होता है पीला, पीला चेहरा उस पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। फिर इसी अगली कड़ी में जो कवि बताता है कि द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, कि एक लंबी सी लड़की है क्लासरूम में, उसका सिर नीचे झुका हुआ है। कवि यहाँ पर ये दर्शाना चाहता है कि वह बच्ची गरीब है, और गरीब होने की वजह से वह अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखती, और इस वजह से वह अपना सिर झुकाए रहती है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक अन्य बच्चा है जो लड़का है, और वह बिल्कुल बहुत ही पतला है, जिसकी तुलना यहाँ पर कागज़ से की गई है। विद रेड्स आइज, कवि कहता है कि उसकी जो आंखें हैं चूहे जैसी हैं। यहाँ पर कवि ने इन आँखों से प्रतीकात्मकता के रूप में प्रयोग किया है कि जिस तरह से चूहे की आंखें कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, इसी प्रकार से ये बच्चा भी इधर उधर देख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई चीज़ ढूंढ रहा हो, ललचा रहा हो किसी चीज़ को देखकर। द स्टंट अनलकी एयर। एयर मीन होता है उत्तराधिकारी, अनलकी मीन होता है दुर्भाग्यशाली, और स्टंट का मतलब होता है जिसकी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई हो। जो ये लड़का है इसकी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई है। यह एक ऐसा उत्तराधिकारी है जो जिसका अच्छा लक नहीं है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जिसकी जो हड्डियां जो है मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल्ड डिजीज, डिजीज बीमारी होती है, नाल्ड होता है ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां अकड़ जाती हैं। एक तरह से ये गठियाबाई जैसा रोग है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो ये लड़का है इसे एक तरह से उत्तराधिकार में अपने पिता से एक बीमारी मिली हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यह है अपनी डेस्क पर बैठकर अपने लेसन कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और फिर एक बच्चे की तरफ और उसका ध्यान जाता है जो क्लासरूम में पीछे की तरफ बैठा हुआ है, और क्लासरूम में कम उजाला है। डिम क्लास बोली है तो इसका मतलब है क्लास में
पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तो उस वजह से जो पीछे एक बच्चा जो बैठा हुआ है वो बहुत ही प्यारा है, यंग है, परंतु वह क्लास में कम उजाला होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, परंतु कभी महसूस करता है, देख लेता है कि उसकी आंखें ऐसे लग रही हैं कि जैसे उनमें कोई सपना हो, और वो सपना उसे ऐसे लगता है जैसे किसका हो, ऑफ स्क्वेल्स गेम, एक गिलहरी जो अपना दिन भर मस्ती से गुजार देती है खेलते हुए, इसी तरह से उसके आंखों में भी सपना दिखाई देता है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, और ऐसे लगता है कि जैसे इस बच्चे के आंखों में भी एक सपना सा है कि वह अपना आनंद लेते हुए दिन गुजारे। और अगले पैराग्राफ में कवि ने क्लासरूम के बारे में बताया है कि किस तरह से क्लासरूम था। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किस किस तरह के बच्चे उस क्लासरूम में पढ़ते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, शोर वैसे तो खट्टा होता है, परंतु इसमें शोर क्रीम वॉल्स का मतलब है क्रीमी कलर की, जो हल्के से वाइट कलर की, भद्दे से कलर की दीवारें हैं, अर्थात वो भद्दी हो रही है, क्योंकि उनकी शायद हो सकता है कि काफ़ी दिनों पहले पुताई कराई गई हो। और डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, उसमें क्लासरूम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी न किसी व्यक्ति ने डोनेशन के रूप में दी गई हैं, जिनमें से एक शेक्सपियर का फोटो है जो सिर्फ उसके सिर तक का फोटो है, छाती तक का फोटो हो सकता है, जिसमें जो उसका सिर दिखाई दे रहा है। क्लाउडलेस एट डाउन, इस फोटो में जो उसकी शक्ल दिखाई दे रही है राइट, उस शेक्सपियर की, वो उसका सिर गंजा है उसमें, और बाकी पीछे की तरफ बाल दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि जैसे उगता हुआ सूरज हो। और हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि कोई दूसरा चित्र हो सकता है जिसमें जो है एक सीनरी दिखाई गई हो, जिसमें उसे प्रातःकाल का सूर्य उगता हुआ दिखाई गया हो और उसमें बादल ना हो उस सीनरी में। सिविलाई डोम राइडिंग ऑल स्टीज, और यो सूर्य है सुबह का, वो उगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरे शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, गुम्बद बने हुए हैं, उनके ऊपर से उगता हुआ दिखाई दे रहा है। बेल्ड फ्लोरी ट्रायल वैली, और यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो ट्रायल नाम की जो वैली है, एल्पाइन वैली है, उसका भी एक जो है सीनरी यहाँ पर है, और जो फूलों से भरी पड़ी है, अर्थात उसमें प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है उस चित्र में। ओपन हैंडेड मैप, और एक तरफ उसी कमरे में, उस क्लासरूम में एक ओपन हैंडेड मैप टंगा हुआ है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये जो मैप है इन बच्चों का जो अपना संसार है उसके अलावा जो रियल संसार है उसके बारे में ज्ञान कराता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी जो ये बच्चे हैं, दीज विंडोज़, इस कमरे में जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ना तो वो खिड़कियां ना ही वो मैप, देयर वर्ल्ड, रियल में उनका संसार नहीं है। जो इन्हें यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये दूसरी दुनिया की हैं, जिस दुनिया में वे कभी गए नहीं हैं, अर्थात ये अपना झुग्गी झोपड़ियों तक ही सीमित हैं। संसार के या शहर के दूसरे हिस्सों में ये बच्चे अच्छी चीज़ों को कभी देख नहीं पाए, जो चीज़ें यहाँ पर इन्हें इन फोटोओं के या इन चित्रों के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता, तो इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है, अर्थात धुंधलाहट है। इन बच्चों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, और इसी पैराग्राफ के भी सेकंड पैराग्राफ की 2 लाइनें बची हुई हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड
स्काई। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर गलियाँ जो तंग गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ हैं, कम चौड़ी गलियाँ हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इनके पास सीमित अवसर हैं, इन्हें ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और जो स्वच्छंद आसमान है जिसमें ये अपने भविष्य के सपने देख सकते हैं, जिसलिए तो वो भी ऐसा लगता है कि जैसे इनकी तंग गलियों के साथ साथ इनका आसमान भी सीमित कर दिया गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे इनके गलियों पर किसी से ढक दिया गया हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ये बच्चे जो वास्तविक आनंद की चीज़ें हैं इस दुनिया की, प्राकृतिक जो आनंद मिलता है उनसे बहुत बहुत दूर है। इन्हें चित्र तो दिखाए गए हैं रिवर्स के, केव्स के और स्टार्स के, प्रकृति के, परंतु इन चीज़ों से ये बहुत दूर है। इन चीज़ों को ये देखने के लिए तरसते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। रियल में क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं इस तरह से मायूस हो चुके हैं कि इन्हें हर चीज़, अच्छी चीज़ जो है बुरी लगने लगी है, क्योंकि इन्हें पता हो चलने लगा है, मालूम होने लगा है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे की हैं, उनके लिए नहीं है। तो कवि कहता है कि जो इनके रूम में जो शेक्सपियर का एक चित्र लगा हुआ है वो इन्हें बकवास प्रतीत होता है। शेक्सपियर इनके लिए उस चित्र के अनुसार एक खराब आदमी प्रतीत होता है, क्योंकि वो रियल में उनके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाया है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जिस मैप को इनके क्लासरूम में इसलिए टांगा गया था कि इन्हें इस संसार की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, परंतु उस जानकारी से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि इस संसार की सुख सुविधाओं के लिए इन्हें कोई अवसर नहीं मिला है। तो यह एग्जाम्पल इनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल लगता है इन्हें। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग, और जो ये चित्र देख रहे हैं जिसमें शिप दिखाए गए हैं, सूर्य दिखाया गया है, प्रेम की बातें दिखाई गई हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें ललचाती हैं कि उनके पास भी हों ये सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें संसार की, और उनके पास कोई साधन नहीं है उन्हें प्राप्त करने का। इसलिए कवि कहता है कि ये अच्छी चीज़ें इन्हें दिखाई जाती हैं और इन्हें उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती, तो एक तरह से यह इन्हें दिखाकर चोरी करने के लिए, ललचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि इन चीज़ों को देखकर ये गलत रास्ते पर चल जाते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और इनकी जो लाइव्स है वो ट्रिकली, स्लाइली मीन्स है ट्रिकली, टर्न हो जाती हैं किसमें, जो एक होल है, क्रैम्प्ड होल है, अर्थात इनकी जो जीवन है, इनका जो जीवन है वो एक सीमित दायरे में रह जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें उस सीमित दायरे में बंद करके छोड़ दिया गया हो। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कवि कहता है कि इनका जिस तरह से धुंध वाले दिन में शुरुआत भी अंधेरे से ही होती है, और जब दिन पूर्ण समाप्त हो जाता है तो रात जब शुरू हो जाती है तब अंधेरा ही रहता है। तो ऐसे ही इनका जीवन जो है, शुरुआत भी उसकी अंधेरे से होती है, अर्थात अच्छी चीज़ों से नहीं होती, और इनके जीवन रूपी जो नाइट है, जीवन है, जो इनका रात्रि रूपी जीवन है जो अंधेरे से भरा हुआ है, वो भी अंधेरे में ही समाप्त हो जाता है। ऑन देयर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन बच्चों को देखकर कवि को लगता है कि इन बच्चों को किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं मिला है। ऐसे लगता है कि जैसे इनकी जो त्वचा है, खाल है, वो इनकी हड्डियों पर जो है उस में से हड्डियां जैसे झांक रही हों, अर्थात इनके शरीर पर कोई मांस नहीं है, ये बहुत ही कमज़ोर हैं। और कवि कहता है कि इनके पास जो चश्मे हैं वो भी बहुत बेकार हैं,
क्योंकि वो स्टील के बने हुए हैं और वो भी मरम्मत किए हुए हैं, अर्थात इनके पास अच्छे चश्मे नहीं है। लाइक बोटल्स बिट्स और स्टोन्स, और जो उसमें गिलास लगा हुआ है शीशे में, उसमें उनके चश्मे में, उसका के गिलास की भी जो क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और जिस तरह से पत्थर पर मारकर किसी बोतल को तोड़ दिया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं, इसी तरह से इनके उस चश्मे की जो है गिलास के में धब्बे से बने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इनका जो पूरा का पूरा समय और इनका जो पूरा पूरा स्पेस है, पूरा इनका क्या है, एक सिर्फ ये स्लम है, ये धुंध वाली स्लम है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है, गंदगी है, ऐसी स्लम में ही इनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इनके लिए इसलिए ये मैप है एक तरह से कलंक है, धब्बा है। विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और ये स्लम्स इन्हें ऐसी लगती है कि जैसे ये इनके लिए एक प्रलय आ गई हो, अर्थात इनका अंत भी इसी तरह हो जाता है। ऐसी अर्थात इनका जो जीवन है इसी गंदी बस्ती में शुरुआत होती है और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है और मौत को प्राप्त हो जाते हैं। संसार की किसी प्रकार की किसी सुख सुविधा को ये प्राप्त नहीं कर पाते। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, इस नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि कहता है कि जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, उनको संबोधित करते हुए कहता है, उनको आह्वान करते हुए कहता है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि जो ये मैप है इन बच्चों के लिए, इनके एक तरह से ये खिड़कियां बन जाती हैं और यही खिड़कियां इनके ऊपर एक तरह से इस तरह से बंद हो जाती हैं जिस तरह से कब्र में एक मुर्दे को रखकर उसे सदा के लिए ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अर्थात ये लोग, ये बच्चे इसी गंदी बस्ती में अपना जीवन गुजार देते हैं, इनके अलावा इन्हें कहीं और अवसर नहीं मिलता। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कवि कहता है कि इन लोगों के लिए जो बंधन बने हुए हैं उन्हें हमें तोड़ देना चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि ये उन बंधनों को खुद तोड़कर और जो हमारा टाउन है उसको तोड़ दें, अर्थात उसमें किसी प्रकार की तोड़ फोड़ कर दें, अपनी सीमाओं से निकल कर यहाँ पर आ जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और कवि कहता है कि इन बच्चों को पर्याप्त अवसर दिए जाएं, इन्हें ग्रीन फील्ड्स में ले जाया जाए, प्रकृति की गोद में ले जाया जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और जो इनका संसार है, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, जो गोल्ड सैंड है, जो सुनहरी रेत है उस पर और नीले आसमान के नीचे इन्हें ले जाया जाए और वास्तविक संसार के सुख और सुविधाएं इन्हें प्रदान की जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेग्ड इनटू बुक्स, और कवि कहता है कि इन्हें भरपूर सहयोग दिया जाए, भरपूर अवसर दिया जाए ताकि ये अपनी जुबान बुक्स में चला सकें, अर्थात ये बुक्स पढ़ सकें। वाइट एंड ग्रीन लीव्स, जो किताबों के जो सफ़ेद पन्ने हैं उनका ये आनंद उठा सकें और प्रकृति के जो ग्रीन लीव्स हैं उनका ये आनंद उठा सकें। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, ये लाइन बहुत अच्छी है जो कवि ने यहाँ पर बताई है। कवि कहना चाहता है कि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को होता है जिनकी लैंग्वेज सन होती है, अर्थात जिनके पास ज्ञान होता है, जिन्हें भरपूर अवसर मिल जाते हैं, वही इतिहास में अपना नाम रोशन कर पाते हैं। तो ये आपकी पोइम होगी स्टूडेंट्स, और इसे 2 बार अवश्य सुनना ढंग से और इसे अच्छी तरह से पढ़ना। अब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
छोटे बनाएंगे थोड़ी सी। देखिए जल्दी रोक मत करो कि ना का रोक तो दी पर मतलब देख ले मतलब अरे कहा देख लो जब रुकी ये ना देखे